रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुछ दिनों से बीमार थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को रूखा सूखा दाना ही खिला सकती थी। उसके पास इतने दाने कहाँ थे जो वो अपने बच्चों का इलाज करवा पाती। समय पर दवा ना मिलने के कारण अब उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तो बीमारी ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। मैं अपने बच्चों की दवा के लिए दाना कहाँ से लाऊं? गोरी डॉक्टर तो दाने के बिना कभी भी दवा नहीं देगी। अब मैं अपने बच्चों को बीमार छोड़कर दाना कहाँ से ढूंढने जाऊं? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मुझे भी दवा ला दे। अपने बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी। चिड़िया रात को ही गोरी डॉक्टर के पास जाती है। वो गोरी कवि के घर पर जाकर दस्तक देती है। गोरी कवि बाहर आती है। छोटी चिड़िया, तुम फिर से आ गई। अब दाना लेकर आई हो या फिर खाली पंखों ही आ गई हो? गोरी डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर उन्हें दवा ना मिली तो। गोरी बहन, आप मुझ पर दया करें और मुझे उधार दवाई दे दें। मैं आपको जल्द ही दवा की कीमत दे जाऊंगी। तभी कालू कौवा भी बाहर आता है। छोटी चिड़िया, तो फिर से आ गई। मेरी पत्नी ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटती फिरे। सारा सारा दिन मेरी पत्नी मेहनत करके जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती है। हाँ चिड़िया, एक तुम ही गरीब नहीं हो इस जंगल में। अगर आज मैंने तुम्हें दवा दी तो कल पूरा जंगल आ जाएगा मेरे पास। गोरी बहन, आप मेरी ममता के दर्द को समझें। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ की ममता को समझे और अपने बेटे को भूखा मारे? चलो कालू जी, घर में चलते हैं, खुद ही चली जाएगी ये गरीब चिड़िया। फिर गोरी कवि और कालू कौवा घर का दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। चिड़िया मायूस होकर वापिस उड़ती है। वो वापिस आ रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी, क्या बताऊं, मैं दूसरे जंगल जा रही थी। अपनी बेटी के पास रास्ता भूल गई और यहीं बैठ गई। तुमसे पहले भी कई पक्षी आ चुके हैं, बस पूछकर चले जाते हैं। कोई भी मुझे इस रात के समय अपने घर में आश्रय नहीं देता। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं हूँ तो गरीब, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन आप रात मेरे घर में ही गुजार लें। बेटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास इस थैली में ढेर सारा दाना है। मुझे केवल एक रात के लिए आश्रय चाहिए। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। बेटी, ये तुम्हारे बच्चे हैं? ये तो मुझे बीमार लग रहे हैं। मम्मा, आप हमारी दवा ले आई? मम्मा, जल्दी से हमें दवा दे दे। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कल कुछ भी करके आपके लिए दवा ले आऊंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बूढ़ी फाख्ता अपनी पोटली से तुरंत एक मकई का भुट्टा निकालकर चिड़िया को देती है। जा बेटी, जल्दी से अपने बच्चों की दवा ले आओ। लेकिन माँ जी। बेटी, समय जाया ना करो। मुझे अब समझ आई कि मुझे अपनी बेटी के जंगल का रास्ता क्यों भूल गया। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। फिर रानू चिड़िया जल्दी से कौवों से दवा लेने के लिए चली जाती है। अरे वाह चिड़िया, अब तो पूरे का पूरा भुट्टा ही उठा ले आई। किससे मांग कर लाई हो?
गोरी छोड़ो, अब मेरी चिड़िया बहन को अच्छी वाली दवा देना। फिर रानू चिड़िया कौवों से दवा लेकर घर आती है। वो घर आकर अपने बच्चों को दवा देती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के बच्चों और चिड़िया को पेट भर के भोजन खिलाती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से कहती है, बेटी अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे रात अपने घर में रखा है। ये जो मेरी भोजन वाली पोटली है ये तुम अपने पास रख लो। मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, उसे भोजन की क्या जरूरत। वैसे भी मुझसे ये पोटली उठाकर ज्यादा उड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है। एक सुबह रानू चिड़िया और मिठू तोता भोजन की खोज में उड़ रहे थे। तभी उन दोनों को रास्ते में एक कबूतर बेहोश पड़ा नजर आता है। चिड़िया, ये तो कबूतर है, लगता है बेहोश है। हाँ मिठू, ये कबूतर हमारे जंगल का तो नहीं लगता। चलो हम इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता दोनों कबूतर को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल कबूतर का इलाज करती है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर को होश आ जाता है। शुक्र है ऊपर वाले का। अरे कबूतर भाई, तुम ठीक हो ना? परंतु कबूतर तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो तो टुकर टुकर देख रहा था। अरे कबूतर, तुम बोलते क्यों नहीं हो? चिड़िया, मुझे लगता है ये कबूतर बोल नहीं सकता। बुलबुल की बात सुनते ही कबूतर अपना हाँ में सर हिलाता है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ मिठू, आज के बाद हम कबूतर का ध्यान रखेंगे और आज से कबूतर भी हमारा दोस्त है। ये सुनकर कबूतर भी मुस्कुरा पड़ता है। फिर दोनों पक्षी कबूतर को अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे कबूतर जंगल के सभी पक्षियों में घुल मिल जाता है। एक दिन वो तीनों बैठे हुए थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा आते हैं, जिनके पास एक फलों की टोकरी थी। अरे कैसे हो मेरे जंगल के पक्षियों? हम ठीक हैं गोरी, मगर तुम दूसरे जंगल से कब आए हो? देखो देखो चिड़िया, हम दोनों अभी आए हैं और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए हैं। तभी गोरी कवि और कालू कौवे की नजर कबूतर पर पड़ती है। अरे ये कौन है? कालू, ये कबूतर है, कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रहा है। बेचारा ये कबूतर बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं मिठू, हमारे जंगल में तो गूंगे बहरे सभी रहते हैं। गोरी, ऐसा नहीं बोलते। फिर वो कौवे दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर कबूतर के चेहरे पर उदासी छा जाती है। फिर चिड़िया और मिठू वो फल खाते हैं। अरे गोरी, ये फल तो बहुत मजे के हैं और ताज़ा भी। हाँ हाँ मिठू, हम दोनों ये फल तुम सब पक्षियों के लिए लेकर आए हैं। कबूतर के अलावा जंगल के सभी पक्षियों ने वो मीठे फल खाए, मगर कबूतर नहीं खाता क्योंकि वो कौवों की बात से बहुत उदास था। चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ मिठू भैया, मुझे भी। चलो पक्षियों, कल मिलेंगे सब। जिन जिन पक्षियों ने वो फल खाए थे सभी अपनी आँखों में नींद लिए वहाँ से अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कबूतर सोच में पड़ जाता है। ये सब पक्षी रात को तो देर तक जागते रहते हैं, मगर आज ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है? तभी वो कौवे खुश होते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। ये कौवे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। अब कबूतर भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दोनों कौवे एक शिकारी चील के पास बैठे हुए हैं। कबूतर छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। क्या हुआ कौवों, कैसी खबर है? खबर तो बहुत अच्छी है चील दी। जो आपने फलों में नशे की दवा मिलाई थी वो अपना काम कर रही है। वो फल खाते ही सभी पक्षियों को नींद आ गई। अरे वाह, तो इसका मतलब है मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगी। लगता है ये कौवे जरूर कोई चाल चल रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? काश मुझे भी बोलना आता। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी तालाब के किनारे जमा थे। तभी गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है और आप सब पक्षी उसमें इनवाइट हो।
अरे वाह गौरी, पार्टी! फिर तो हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ मिठू, आप सब शाम को बगीचे में पहुँच जाना। ये कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर ये कौवे इतने अच्छे कैसे हो गए? चिड़िया, अच्छी ही तो बात है। पहले हर समय ये कौवे सबको तंग करते थे, अब ये ठीक हो गए हैं। उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर कबूतर मन में सोचने लगता है। काश मुझे भी बोलना आता तो मैं इन्हें बताता कि कैसे ये कौवे उस शिकारी चील के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहे हैं। रात को कौवों की पार्टी में सभी पक्षी चले जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे मीठे मीठे फल रखे हुए थे। अरे पक्षियों, पार्टी को शानदार जो बनाना था, इसलिए मैंने सभी फल लाकर रखे हैं। परंतु गौरी, मेरे लिए तो मिर्ची नहीं है, मुझे तो मिर्ची खानी है। गौरी कवि आहिस्ता से कालू कौवे से कहती है। कालू जी, आज रात इनकी आखिरी पार्टी है, चलो हम मिट्ठू के लिए मिर्ची ले आते हैं, तब तक ये फल खा लेंगे। इन सब के मरने के बाद जंगल पर हमारा राज होगा। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा। ठीक है मिट्ठू, तुम ये फल खाओ, मैं और गौरी तुम्हारे लिए मिर्ची लेकर आते हैं। ये कहते हुए वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। तभी कबूतर भी वहाँ पहुँच जाता है। कबूतर भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। आप भी हमारे साथ मिलकर मीठे फल खाएं। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी आवाज मुझे लौटा दे। अब कबूतर आवाज देने के लिए जोर लगाता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। अरे चिड़िया, कबूतर तो चीख रहा है, ये कहना क्या चाहता है? चिड़िया, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो ये फल खाने लगा हूँ। मिठू वो फल खाने ही वाला था, तभी कबूतर जोर से बोलता है। रुक रुक जाओ मिठू, उस फल को मत खाना। अरे कबूतर भैया, आपको बोलना आता है? चिड़िया, शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। लेकिन कबूतर, ऐसे कैसे अचानक तुम्हारी आवाज वापस आ गई? मिठू, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने समय रहते मेरी आवाज मुझे लौटा दी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, वो कौवे शिकारी चील के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। अब कबूतर ने जो कुछ भी देखा था वो सारी बात पक्षियों को बता देता है। इन कौवों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, जरा आने दो इन्हें। ऐसे नहीं चिड़िया, हमें क्या करना है, मेरे पास एक योजना है। थोड़ी देर बाद वो कौवे चील को लेकर वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी बेहोश पड़े हैं। देखा चील दी, हमारा काम हो गया। अरे वाह वाह कप्पू, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं इन पक्षियों को खाऊंगी और अपने सभी साथियों को दूंगी। बदले में तुम दोनों इस जंगल पर राज करना। तभी कबूतर उड़ जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है चील? तभी सभी पक्षी उठ जाते हैं। अरे ओए गूंगे, तू बोलने कब से लगा? मुझे सब पता है गौरी, तुम सबकी करतूत को सामने लाने के लिए मुझे ऊपर वाले ने आवाज दे दी। फिर सभी पक्षी मिलकर उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। कुछ दिन पहले ही रानो चिड़िया ने 3 प्यारे प्यारे अंडों को जन्म दिया था। बच्चों के बाहर आने से पहले रानो चिड़िया अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। एक दिन रानो चिड़िया के घोंसले के पास से एक शिकारी चील उड़ रही थी, जिसकी नजर रानो चिड़िया के घोंसले पर जाती है। बहुत दिनों से शिकार की खोज में उड़ रही हूँ, मगर कोई शिकार मिल ही नहीं पाता। चलो इस घोंसले की खिड़की से देखती हूँ, शायद कोई मांस ही मिल जाए। फिर शिकारी चील घोंसले की खिड़की से झांक कर देखती है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह वाह, अंदर तो 3 अंडे हैं। आज इन 3 अंडों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। रानो चिड़िया भोजन लेने बाहर गई हुई थी। शिकारी चील रानो चिड़िया के घर के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानो चिड़िया ने अपना घोंसला बहुत मजबूत बनाया हुआ था। इसी वजह से चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाती। अरे ये दरवाजा तो बहुत पक्का है, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मैं चली जाती हूँ। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ घर पर ही होगी। जब वो बाहर निकलेगी तो मैं उसे दबोच लूंगी। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगी और फिर बाद में इन अंडों को खाऊंगी। फिर वो शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी दाना लेकर घर वापिस आ जाती है। वो अपने घर के बाहर देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी चील के पंजों के निशान थे। वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है। अरे लगता है जब मैं दाना लेने गई थी कोई शिकारी चील यहाँ आई होगी। अच्छा ही हुआ मैंने अपना घोंसला पक्का बनाया हुआ है।
ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अंडे सुरक्षित हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। बच्चे बहुत भूखे थे। मैं बाहर जाकर कोई नरम सा फल लेकर आती हूँ। चील बाहर रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। जैसे रानू चिड़िया बाहर निकलती है तो उसके सामने वो जालिम चील खड़ी थी। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? वो चील दी, मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, अब तो सीधा मेरे पेट में जाएगी और बाद में तेरे वो बच्चे। कई दिनों से मैं तेरे घर पर नजर रख रही थी। चील दी, मेरे और मेरे बच्चों को मत खाइए, हम पर थोड़ी कृपया करें। फिर चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैंने आज इसे और इसके बच्चों को खा लिया तो कल से मुझे फिर कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ। ठीक है चिड़िया, मैं तुझे और तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगी, मगर तुझे उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। चील दी, आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। देख चिड़िया, तुझे हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। अगर एक दिन भी तू शिकार न लेकर आई तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दी, ऐसा न कहिए, मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है चिड़िया, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कोई भोजन लेकर आओ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। वो खिड़की से रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। अरे ये चिड़िया इतनी भागी भागी कहाँ जा रही है? थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया वापस लौटती है। रानू चिड़िया के मुंह में एक मरा हुआ पक्षी था। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? चिड़िया मरा हुआ पक्षी कहाँ लेकर जा रही है? अगले दिन फिर से कालू कौवे को रानू चिड़िया एक मरा हुआ खरगोश लेकर जाते हुए दिखाई देती है। इस बार कालू कौवा रानू चिड़िया को रोक लेता है। अरे चिड़िया बहन, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, तुम मरे हुए जानवर लेकर कहाँ जा रही हो? आखिर बात क्या है चिड़िया? फिर रानू चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। अरे चिड़िया, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम ऐसा आखिर कब तक करोगी? क्या बताऊं कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये सब करना होगा। कालू भैया, अभी मैं घर जा रही हूँ। वो चील मेरे घर के बाहर बैठी हुई है। अगर मैं समय पर ना गई तो वो चील मेरे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया का अब ये रोज का काम हो गया था। वो कोई मरा हुआ पक्षी लाकर चील को देती। चील उसे खाकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन रानू चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं चील के लिए मांस न लेकर गई तो अनर्थ हो जाएगा। चिड़िया के बच्चे भी बहुत भूखे थे। माँ, हमें खाना दो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मेरे सर में बहुत दर्द है, आप थोड़ी देर रुक जाओ। तब तक तुम एक काम करो, जो थोड़ा सा दाना मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है वो अनाज तुम खा लो। उधर जालिम चील अपने घोंसले में बैठी रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो जालिम चील रानू चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ती है। रानू चिड़िया का घर थोड़ी दूर था। तभी रास्ते में उसे बुलबुल का घोंसला मिल जाता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो 2-2 बच्चे हैं। चिड़िया का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आज के दिन मैं यही बच्चे खा लेती हूँ। फिर चील बुलबुल के एक बच्चे को पकड़कर खा जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कौवा आते ही चील पर हमला करता है, मगर चील कालू कौवे को थोड़ा घायल कर देती है। कालू कौवे की वजह से बुलबुल के एक बच्चे की जान बच जाती है। कालू, मैं तुझे देख लूंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ बुलबुल भी आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? फिर कालू कौवा बुलबुल को सारी बात बता देता है। कालू भैया, मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं बुलबुल, वो चील बहुत खतरनाक है। वो जंगल के बहुत सारे पक्षियों को खा चुकी है। कालू कौवा मन ही मन में सोच रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कालू कौवे को एक आइडिया आता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। कालू कौवा सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। चिड़िया बहन, आज तो बुलबुल के एक बच्चे की तो जान बच गई,
मगर वो चील कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है। वो यहाँ आए उससे पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है चिड़िया। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात बता देता है। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया मिलकर सांप की गुफा में जाते हैं। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानू, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़ा जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानू के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़ा प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़ा पानी पीने लगता है। तभी गोरी कभी, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थीं, जो टुन्नू को देखकर वहाँ आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे, और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा, और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है?
हाँ मीठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी। मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है, अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। ये कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। फिर चील अपने घर और कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उनका पीछा करती है और उनके घर देखती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। रात को रानू चिड़िया सोचती है, वो तीन हैं और मैं अकेली। इन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। एक दिन रानू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। टुन्नू जी का बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा कबूतर को लगे इसे उन दोनों कौवों ने मिलकर मारा है। रात के समय रानू चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर फेंक देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह रानू चिड़िया कौवों के घर के बाहर आती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है, अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन कौवों ने एक पक्षी को मार दिया है। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया, इसे कौवों ने मारा है? मिठू, जब ये मरा हुआ पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना। शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे दुष्ट कौवों, इस पक्षी को मारकर अब अनजान बन रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी ही देर बाद कबूतर राजा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये झूठ बोल रही है। राजा कबूतर जी, मेरा विश्वास करें, इन्हें मारते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। अरे झूठ मत बोल चिड़िया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए देखिए महाराज, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद करके इनके मर जाने तक भूखा रखो। फिर उन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख के कारण वो कौवे मर जाते हैं। उन कौवों को सजा मिलते ही रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपने पति के 2 हथियारों को तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया, अब उस दुष्ट चील की बारी है। कुछ दिनों बाद राजा कबूतर का बेटा बाहर खेल रहा था, तभी उसके सामने वही शिकारी चील आ जाती है जिसने टुन्नू चिड़े को मारा था। ये तो कबूतर राजा का बेटा है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। चलो आज इसे ही अपना शिकार बना लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतर के बेटे को मारकर खा जाती है। वहीं थोड़ी दूर बैठा मिठू ये सब कुछ देख रहा था। ए ऊपर वाले, इस चील ने तो राजा के बेटे को मारकर खा लिया। इस बात की खबर महाराज को देनी पड़ेगी। मिठू तोता वहाँ से तेजी में उड़ रहा था, तभी वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर चील जा रही थी कि कुएं के पास चिड़िया को देखकर आती है। अरे चिड़िया, तू कुएं के पास क्या कर रही है? कुछ नहीं चील, एक बहुत छोटा पक्षी कुएं में गिर गया है, मैं तो बस उसी को निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या? कौन सा छोटा पक्षी, जरा मुझे देखने दो। जैसे ही चील कुएं की ओर देखती है तो रानू चिड़िया पीछे से चील को कुएं में धक्का दे देती है। अरे चिड़िया, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे कुएं में धक्का दे दिया? याद कर दुष्ट चील, जिन कौवों के साथ मिलकर तूने टुन्नू चिड़े को मारा था वो मेरा पति था। इसका मतलब उन कौवों को भी तुमने ही मरवाया है? हाँ, ये सच है। महाराजा के सामने मैंने झूठ बोलकर उन दोनों को मौत की सजा दिलवाई। अब मरने की बारी तेरी है।
फिर रानू चिड़िया कबूतर राजा के पास जाती है। राजा जी, जंगल में आज दो बुरी खबर आई है। क्या? कौन सी दो बुरी खबर? हाँ राजा जी, एक तो आपके बेटे की मौत और दूसरा उस चील की कुएं में गिरकर मौत हो गई है। क्या वो चील भी मर गई? तभी चील वहाँ आ जाती है। मैं जिंदा हूँ महाराज। चील को जिंदा देखकर रानू चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। महाराज, इस चिड़िया ने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। परंतु ये चिड़िया ऐसा क्यों करेगी? राजा जी, ये अपने पति की मौत का बदला हम सब से ले रही है। इसने झूठ बोलकर उन दोनों कौवों को भी मरवाया है। क्या मतलब चील? क्या वो कौवे निर्दोष थे? बताओ चिड़िया, क्या ये सब सच है? हाँ राजा जी, ये सब सच है। मैंने ऐसा किया क्योंकि इन तीनों ने मिलकर मेरे पति को मारा था। चिड़िया, क्या इस बात का कोई सबूत है तेरे पास? तभी मिठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। राजा जी, चिड़िया के पास सबूत हो ना हो, मगर मेरे पास सबूत है कि आपके बेटे को आज इसी चील ने मारा है। ये सुनकर राजा कबूतर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या चील, तूने मेरे बेटे को मारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिपाहियों, मार दो इसे। इस तरह उस दुष्ट चील को भी अपने किए की सजा मिल जाती है। माँ, मैं नहीं जाऊंगी नदी पर। वो काला कौवा मुझे देखते ही सीटियाँ मारता है और तरह तरह के गाने गाता है। नीली बेटी, ऐसे डरते नहीं हैं, बल्कि कौवों से मुकाबला करते हैं। अगर ऐसे कौवों से डरोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर नीली कवि अपनी माँ का कहना मानकर नदी पर चली जाती है। आज बहुत देर से आई हो नीली जी, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं काला, मैं सुंदर कौवा हूँ। मैं काला कौवा हूँ। बुढ़े कौवे, तुम्हारे घर में तुम्हारी माएं बहनें नहीं हैं? जाओ उन्हें जाकर गाने सुनाओ। नीली जी, माएं बहनें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हैं। चल भाग बुढ़े। ये कहते हुए नीली कवि वहाँ से चली जाती है। शर्म आ गई सुंदर कवि। ये कहते हुए कालू कौवा भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। ओए कालू, तुम सुबह से गए हुए हो और भोजन भी नहीं लाए। कहाँ थे तुम सुबह से? गोरी, क्या बताऊं, चिड़िया को बहुत बुखार था। उसने मुझे दवा लेने के लिए भेजा था। कभी मुझे नेकी का काम भी कर लेने दिया करो। कालू कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मेरा कुकू दाना नहीं खा रहा। अगर आपके पास कोई फल है तो मुझे दो। रानू चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है और वो अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। चिड़िया, मेरे घर में फल कहाँ से आएगा? ये बुढ़ा बहुत मुश्किल से ही दाना लाता है। रानू चिड़िया खाली पंखों ही वहाँ से चली जाती है। झूठे, तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया को बहुत तेज बुखार है, मगर वो तो अच्छी भली लग रही थी। गोरी, मैं जब भी झूठ बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। मैं कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए भोजन। दूसरे दिन कालू कौवा मुँह अंधेरे ही उठ जाता है और तैयार होकर बैठ जाता है। आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज मेरे दोस्त की शादी है। मैं अपने दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और वो सीधा नदी पर जाता है। मिठू तोता भी नदी पर बैठा हुआ था। कालू, जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फीमेल पक्षियों के पानी पीने का समय हो गया है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे सब पता है कालू कि तुम यहाँ क्यों बैठते हो। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बुलबुल, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लगता है। वो कौवा बहुत बुरा है। हाँ, मैं भी नदी की ओर जा रही हूँ। चलो एक साथ चलते हैं। फिर बुलबुल और नीली कवि नदी की ओर जाती हैं। नीली जी, तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेली भी बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल पंख। न जाने तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। सहेली, तुम पानी पियो, इसकी बातों पर ध्यान न दो। ध्यान तो देना पड़ेगा नीली जी। कभी गौर से देखो तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी रंगत तुमसे ज्यादा काली है और चोंच तुम जैसी तेज। इतने में रानू चिड़िया भी वहाँ पानी पीने आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर कालू कौवा झाड़ियों में छुप जाता है। आंटी, वो कौवा हमें बहुत तंग करता है। हर समय गीत ही गाता रहता है। उस बुढ़े कौवे की जवान पत्नी घर में है, मगर वो दूसरों पर डोरे डाल रहा है। आप मेरे साथ गोरी के घर चलो,
वो इसे सीधा करेगी। फिर रानू चिड़िया और नीली कवि गौरी कवि के पास जाती हैं। आंटी, आपका पति हर रोज मुझे तंग करता है। मैं जब भी नदी पर पानी पीने जाती हूँ तो वो मुझ पर गीत गाता है और सीढ़ियाँ भी बजाता है। अच्छा, तो ये कालू का बच्चा इसलिए हर रोज तैयार होकर जाता है। आप जाओ बेटी, देखना मैं कैसे सीधा करती हूँ उसे। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कवि उससे कोई बात नहीं करती। कल मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 2 दिन मैं वहीं रहूँगी। हाँ, तुम मिल लाओ, तुम अपनी माँ से मिल लाओ। 2 दिन क्या 4 दिन रह लेना। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी, बुढ़े आशिक। फिर गौरी कवि निकलती है और नदी पर जाकर एक सोटी लेकर बैठ जाती है। आज तो गौरी भी नहीं है, मैं जल्दी से जाता हूँ नदी पर। फिर कालू कौवा नदी की ओर चला जाता है। बुलबुल, चलो नदी पर, आज बहुत मजा आएगा। देखना उस बुढ़े की पत्नी आएगी, आज वो बुढ़ा पीटेगा, देखना जरूर पीटेगा। फिर वो दोनों नदी पर जाती हैं। नीली जी, आज मेरे साथ चलो, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हें देसी घी के लड्डू खिलाऊंगा। क्यों, तुम्हारी पत्नी कहाँ है आज? बुढ़ी कवि कहो, मेरी पत्नी नहीं, अपनी माँ के पास गई हुई है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से गीत गाना शुरू कर देता है। पीछे से गौरी कवि भी लाठी लिए हुए आ जाती है। अगर तू कालू कौवा है तो मैं भी गौरी कवि हूँ। बुढ़े, शर्म नहीं आती? मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था गौरी। मगर गौरी कवि लाठी से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। हरियाली बहन, आपका हार तो बहुत सुंदर है। मिठू जी ने आज ही लेकर दिया है ये हार। लेकिन चिड़िया, ये तुम्हारे हार जितना सुंदर नहीं है। चिड़िया, तुमने ये हार कहाँ से लिया था? हरियाली, ये हार तो मेरी माँ का था और मेरी माँ को ये हार मेरी नानू ने दिया था और फिर मेरी माँ ने मुझे दिया था। रानू चिड़िया और हरियाली तोती नदी पर बैठी ऐसे बातें कर रही थी। थोड़ी दूर गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी उन दोनों को देखकर चल रही थी। वो उड़ते हुए अपने घर जाती है। कालू, मेरे प्यारे कालू, मेरे सुंदर पति, एक इच्छा है मेरी। अब क्या इच्छा है तुम्हारी? किसी दिन मेरी जान ना मांग लेना। अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं कालू जी, बस किसी तरह से मुझे वो चिड़िया का हार ला दो। मैं कैसे ला सकता हूँ वो हार? वो अपना हार किसी को नहीं देती। कालू जी देगी, वो जरूर देगी, तुम मुझसे कोई लड़ाई बना लो। कैसे गौरी, वो कैसे? कल सुबह जब तुम्हें चिड़िया लेने आए तो तुम सोने का नाटक करना और जब वो तुम्हें जगाए तो तुम उठकर कहना कि उसने तुम्हारा सपना तोड़ा है। लड़ाई तो बन गई, फिर चिड़िया से सुलह के बदले में लेंगे उसका हार। देख लो, मुझे किसी नई मुसीबत में ना फंसा देना। ऐसा कभी नहीं होगा कालू जी, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ। अगली सुबह रानू चिड़िया सुबह सुबह कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया उठ जाओ, देखो कब की सुबह हो गई है। न जाने ये कालू क्या खाकर सोया है, उठ ही नहीं रहा। कालू भैया उठ जाइए, मैं जा रही हूँ। आपने खुद ही कहा था जब भोजन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। अब आप उठ ही नहीं रहे हो। पागल हो गई हो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने क्या किया है? मैं सपने में अभी राजा बनने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। तुमने मेरा सपना छीना है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अब बदले में तुम्हें मुझे अपना हार देना होगा। ये क्या बात हुई कौवे भैया, सपने तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सच में राजा बनने जा रहे थे। ये हार मेरी माँ की निशानी है, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। अपनी चूचू बंद करो, मैं पक्षियों को इकट्ठा करूँगा और फैसला करवाऊंगा कि तुमने मेरा सपना क्यों तोड़ा। जाओ कौवे भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं तुम्हें लेने आ गई। मैंने तो आपका भला सोचा, मगर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा कौवे भैया, मैंने मान लिया कि मेरी गलती है, अब जाने भी दो बात को। क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रहे हो? मुझे राजा बनते बनते रोक दिया और कह रही हो कि छोटी सी बात है। मैं फैसला जरूर करवाऊंगा और लेकर रहूंगा ये हार। फिर रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया, कौवा पक्षियों को इकट्ठा करता फिर रहा है, क्या बात है? वो कहता है कि चिड़िया ने मेरा सपना तोड़ा है।
और मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। पूरी बात नहीं बता रहा था, कह रहा था कि सभी पक्षियों के सामने बताऊंगा और बदले में वो तुम्हारा हार लेगा। आखिर क्या बात है ये सपने वाली? मिठू भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी, सोचा उसे भी साथ ले जाऊं। वो था सोया हुआ, मैंने जगा दिया। बस इसी बात पर वो होश खो बैठा है और वो कह रहा था कि वो सपने में राजा बनने वाला था और मैंने उसे राजा नहीं बनने दिया। अब तुम ही बताओ मिठू, ये कोई बात हुई? असल में उसकी नजर मेरे हार पर है, इसलिए वो नाटक कर रहा है। कौवा तो सच में पागल हो गया है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस कालू को अच्छा सबक मिले और आइंदा ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। मिठू भैया, अब हम क्या करेंगे? वो तो पक्षियों को इकट्ठा कर रहा है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैंने कौवे को भी यहीं बुलाया है, यहीं फैसला होगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे रोज सभी पक्षी मिठू के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। कालू कौवा सभी पक्षियों को अपनी बात बताता है। कौवे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चिड़िया ने बहुत बड़ा अपराध किया है। जो इसने तुम्हारा सपना तोड़ा, इसे महारानी चील के पास लेकर चलते हैं और इसे सजा दिलवाते हैं और चील महारानी से हार लेकर मैं तुम्हें दूंगा। परंतु मिठू भैया, ये मेरे साथ अन्याय है, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और चिड़िया खामोश हो जाती है। तो क्यों कालू, चले फिर महारानी चील के पास? हाँ हाँ मिठू, मैं चिड़िया को सजा जरूर दिलवाऊंगा। फिर वो तीनों पक्षी महारानी चील के पास चले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, आज कैसे आना हुआ? महारानी चील, चिड़िया ने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या किया है चिड़िया ने? चिड़िया ने तो हमेशा सबकी मदद की है, फिर आज ऐसा क्या कर दिया? फिर मिठू तोता चील महारानी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भी कालू, बहुत शौक है तुम्हें राजा बनने का। क्या मेरा रानी बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं रानी चील जी, मैं तो सपने की राजा की बात कर रहा था। तुम ऐसे ही सपने नहीं देखते राजा बनने के, तुम्हारे मन में लालच जाग उठी है। अब मुझे तुम्हारे सपने देखना बंद करने होंगे। वो कैसे रानी चील जी? बताती हूँ सिपाही, आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है। आज से तुम कालू कौवे के साथ रहोगे। ये मेरा आदेश है कि इस कालू कौवे को सोने नहीं देना। ना ये सोएगा और ना देखेगा ये राजा के सपने। अगर कौवा सो गया तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी गर्दन उतार दूंगी मैं। जो आदेश महारानी चील। चलो कालू, हो गया फैसला। फिर महारानी चील का सिपाही कालू कौवे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। महारानी चील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कालू को इसलिए आपके पास लेकर आया था। ये तो हमें जीने ही नहीं दे रहा था, हिसाब मांग रहा था सपना तोड़ने का। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता भी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मेरी बात गौर से सुन लो कौवे, अगर सोने की कोशिश की तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। आंख बंद भी नहीं करनी, बस ऐसे ही बैठे रहना है। सिपाही जी, आपको जो भी पसंद है मैं आपको वो बना देती हूँ। बस आप मेरे पति पर थोड़ी दया करें, थोड़ी देर इसे सोने दो। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। अगर मैंने ऐसा ना किया तो महारानी चील मुझे मार देगी। मुझे अपना काम करने दो। गौरी, अब मुझे मरने दो, शायद तुम्हें फिर ही हार मिल जाए। तुम तो हो ही बेवकूफ। तुम्हें किसने कहा था कि महारानी चील के पास जाओ? मैंने तो सोचा था कि चिड़िया ऐसे ही मान जाएगी। बस मैं भी मिट्ठू की बातों में आ गया और सोचा कि खुश कर दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा कालू जी, मुझे सोने दो, मुझे नींद आई है। सजा तो तुम्हें मिली है, मुझे तो ना दो अब। और फिर गौरी कौवी सो जाती है और कौवा बेचारा सारी रात जाकर गुजारता है। सुबह होते ही नया सिपाही आ जाता है और रात वाला चला जाता है। गौरी, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे कहने पर हमेशा सारे काम किए हैं। अब तुम एक काम करो, तुम चिड़िया और मिठू तोते के पास जाओ। अब वो ही मुझे माफी दिलवा सकते हैं। कालू जी, मुझसे भी नहीं देखी जा रही है आपकी ये हालत, और अब तो भोजन भी मुझे ही लाना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास।
फिर गौरी कभी मिठू तोते और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कालू तो मजाक कर रहा था, आप तो उसे लेकर महारानी झील के पास चली गईं। वो बहुत बुरी हालत में है। आज तो पहली रात थी, तुम्हें तो पता है चिड़िया, वो सोने का आदी है। वो तो सारा सारा दिन भी सोया रहता है, भला रात में कैसे जाग सकता है। गौरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो उसे बहुत समझाया था। गौरी, अब क्यों रो रही हो? मुझे सब पता है, ये तुम्हारी ही साजिश थी। मिठू भैया, जो भी हो गया वो हो गया, अब तो कुछ करो वरना मेरा कालू मर जाएगा। गौरी, तुम चलो हमारे साथ, हम महारानी झील के पास चलते हैं, शायद वो कालू को माफ कर